नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। ये एमपी टेट वर्ग 2 की स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज़ मैंने चलाई है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ये समझ लीजिए कि रिसर्च करके रिसर्च बेस्ड पर सारे क्वेश्चन रखे गए हैं और इसमें एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी इसमें रखे हैं। खुद मैं एनसीईआरटी पढ़कर तब जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उनको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। यकीन मानिए बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दूंगी और वो पेपर में और वो आप एग्ज़ाम्स में आएंगे, आप एग्ज़ाम्स में उनसे रूबरू होंगे। और ये वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूँ। और यदि आप में से कोई एमपी वर्ग 1 में अपीयर हुआ था तो प्लीज़ क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में सभी जिसको जो भी क्वेश्चन याद हैं, वो किसी भी फॉर्म में याद है, थोड़ा सा इधर उधर भी हो रहे हैं तो मतलब मेन कॉन्सेप्ट वहाँ निकलना चाहिए, तो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर करें। क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन के आधार पे ही हम अपने जो है मटेरियल तैयार करते हैं कि कैसे हमारा मटेरियल बहुत ही एक्यूरेट हो, जो आपको बेनिफिट दे सके। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर कोई भी अपीयर हुआ था एमपी वर्ग 1 में तो प्लीज़ क्वेश्चन जितने याद हैं, आपको जितने याद हैं, बहुत सारे याद रहते हैं जब हम उनको अटेंड करते हैं तो उनको शेयर करें कमेंट सेक्शन में। तो अब जो है इस पे हम अगर आप क्वेश्चन शेयर करते हैं तो ये हम लोगों के लिए बेनिफिट होगा और एट द लास्ट आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा कि हम उस आधार पे क्वेश्चन पेपर आगे तैयार करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था। और आप जो भी हैं एमपी वर्ग 1 में बैठे थे पेपर में, वो प्लीज़ क्वेश्चन शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जो है ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाती हूँ। एक प्रैक्टिस सेट मेरा टीजीटी का चलता है, जिसमें टीजीटी पीजीटी ये सब चीज़ें जो अपर लेवल की थोड़ा सा आते हैं वो हमने रखे हुए हैं चयन के लिए। और एक ये है एमपी टेट, ये क्या है, पात्रता परीक्षा के लिए है। तो अभी मैं फ़िलहाल एमपी टेट को फोकस कर रही हूँ, एमपी टेट वर्ग 2 को स्पेशली फोकस कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये ऑल जितनी भी पात्रता परीक्षाएं हैं उन सब के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं जो एक अपर लेवल है यानी कि जो चयन परीक्षा का लेवल है तो वो अलग प्रैक्टिस सेट में देती हूँ, और ये पात्रता परीक्षा है इसका लेवल अलग रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये दे रही हूँ। तो जितने लोग भी हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, दोनों कैटेगरी में, चयन परीक्षा में भी और जो है पात्रता परीक्षा में भी। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल की उम्र किस संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है। ऑप्शन है आपके सामने, 14वें संशोधन द्वारा, या 15वें द्वारा, या 16वें द्वारा, या 17वें द्वारा। तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कार्यकाल की उम्र बढ़ाई गई किसमें, 15वें, ठीक है, 15वें संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है। और इसमें किया गया था कि पहले इनकी 60 साल तक की सर्विस करते थे और इनकी 62 यानी 62 कर दिया, इनको 60 से बढ़ा करके इनकी कार्यकाल की उम्र 62 कर दी गई है। तो ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा कि 15वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल की उम्र बढ़ाई गई है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नर्मदा जल विवाद संबंधित है। नर्मदा जल विवाद, ये सब मैंने आपकी एनसीईआरटी से पढ़ के निकाले हैं, और ये जल विवाद पे क्वेश्चन तो पक्का ही देखने को मिलते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको कह सकते हैं कि सोने का है, जो भी इसको नाम दे सकते हैं, मूल्यवान है। तो नर्मदा जल विवाद क्या है, संबंधित है गुजरात महाराष्ट्र से, या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से, या गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु से, या गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से। तो जो नर्मदा जल विवाद है ये गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। ये जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, एक तो गुजरात हो जाएगा और उससे लगा हुआ महाराष्ट्र, क्योंकि इन दोनों को अलग किया गया था, पहले दोनों एक ही थे, और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रहेगा। गुजरात, महाराष्ट्र ये दोनों एक ही राज्य हैं, समझ लीजिए, एक प्रकार से अलग होने के पहले एक ही थे, और मध्य प्रदेश और उसमें जुड़ जाएगा। तो ये जो है नर्मदा जल विवाद से जुड़े हुए हैं, इन तीनों के बीच नर्मदा जल को लेकर के विवाद चल रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी किस संशोधन द्वारा बढ़ाई गई है। देखिए ये सब जो है
NCERT से हमने जो है पढ़ के क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं, और आप लोग पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये यकीन मानिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं और आगे रखती रहूँगी। आप लोग जो है बड़ी से बड़ी मात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी भी नोटिफिकेशन वीडियोज़ की आपको मिलती रहें, और फिर आप यहाँ से बेनिफिट उठाइए। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन जो है आपको मिलता है। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप पेपर देने जाएंगे उस समय आपको समझ में आएगा। तो अभी तो आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं, हम पे विश्वास कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी जो रिजल्ट तो बताएगा, समय बताएगा रिजल्ट, हम कुछ नहीं कहेंगे, इतनी कहेंगे बस। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सैलरी किसमें बढ़ाई गई है? ये जो 54th अमेंडमेंट था इसमें बढ़ाई गई है। इसमें इनकी जो हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की सैलरी किसके द्वारा, जो 54th अमेंडमेंट है इसके द्वारा बढ़ाई गई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सरकारिया आयोग कब गठित किया गया? तो सरकारिया आयोग पहले तो गठित किससे होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस लिए इसका गठन हुआ था। तो जो राज्य एवं केंद्र है ना, राज्य केंद्र संबंध के बारे में जो है, संबंध को लेकर के ये आयोग गठन किया गया था। और ये गठित कब होता है? 1983 में ये गठित किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 368 क्या कहता है? केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करता है, या राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करता है, या संविधान संशोधन के बारे में बात करता है, या उपयुक्त सभी? तो जो अनुच्छेद 360 है ये क्या कहता है? संविधान संशोधन के बारे में बात करता है। इसके अंतर्गत 3 तरह संविधान संशोधन कैसे होते हैं? 3 तरह से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत से हो जाता है। साधारण कुछ जो है चीज़ें वहाँ इतनी नॉर्मल हैं संविधान के अंदर कि उनको साधारण बहुमत से ही कर लेते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी जिसको बोलते हैं, तो विशेष बहुमत से होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से होता है दूसरा। ठीक है, इसमें जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और तीसरा क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस जो राज्यों की विधानसभाएं हैं इनका कि राज्यों की जो देश की जो है विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाएं, ये पूरे देश की जितनी भी विधानसभा हैं इनमें से कम आधे की अनुमति मिल जानी चाहिए, तब होता है। इसमें होता ये ऐसा, राज्यों की विधानसभा जो देश की टोटल विधानसभाएं हैं इनकी आधे की अनुमति क्यों ली जाती है? क्योंकि ये जो किया जाता है संशोधन, इसमें राज्यों का मतलब राज्यों से संबंधित कुछ वहाँ पर जो प्रोविज़न करने होते हैं या चेंजेस करने होते हैं। इसलिए राज्यों की विधानसभाओं की जो राज्य की जितनी विधानसभाएं हैं, तो उन सभी से जो है ये आधे की अनुमति कम से कम चाहिए, 50% अनुमति कम से कम चाहिए। तो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस राज्यों की देश की आधी राज्यों की विधानसभाओं की, ये 3 प्रकार से होता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन ऐसे होता है। अब अगला क्या कह रहा, आर्म्स फोर्स सोशल स्पेशल पावर्स एक्ट का आधार क्या है? कि ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, तो ये इसका आधार क्या है, यानी कि किस आर्टिकल से इसको शक्ति मिलती है, किस आर्टिकल से इसको ये बनता है? तो आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, ए एवं बी दोनों, या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। जो आर्टिकल 33 और 34 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जहाँ पर ये सशस्त्र बल लगाए जाते हैं, अगर इनसे कुछ क्योंकि शांति बहाली के लिए इनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो नुकसान भी हो जाते हैं, कभी किसी की जान भी चली जाती है। तो जो अधिकारी होंगे उनको जो है आरोप से बचाएगा, ऐसा है। तो ये उनकी प्रिविलेज दी गई ताकि वो शांति बहाली कर सकें, ये इसलिए दिया गया है। तो इसको बोलते हैं सशक्त, हिंदी में सशक्त बल अधिनियम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? सशक्त बल अधिनियम एक्ट। तो सशक्त बल अधिनियम बोलते हैं। तो ये जो आर्टिकल 3, 4 इसका आधार है। आर्टिकल 3 और 4 किसका आधार है? इस अधिनियम का आधार है, यानी कि इन्हीं से इसको शक्ति मिलती है। तो ये केंद्र द्वारा इन्हीं आर्टिकल को आधार मान करके केंद्र ने ये जो है अधिनियम बनाया है आर्म फोर्स के लिए।
तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 77th जो 77वें संशोधन किस वर्ष में लागू हुआ, कब लागू होता है? ऑप्शन है 1994 में, 1995 में, 1996 में या 1997 में। तो जो ये 77वां संशोधन है ये लागू होता है 1995 में, ये लागू हो जाता है। और ये रिलेटेड किससे है? पदोन्नति। ये जो जॉब होती हैं इसमें पदोन्नति से संबंधित है। तो और ये कहा किसके अंतर्गत जाता है? ये जो इंदिरा साहनी केस आया था, तो जो इंदिरा साहनी केस में ये 16(4)(a) के तहत ये प्रोविज़न किया गया है कि जो जातियां हैं, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सब हैं, इनकी पदोन्नति के बारे में बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 4A में बात की गई है। और ये जो है लागू कब होता है? ये आ जाता है, लागू होता है 1995 में आता है। अगर बात करें कि कौन सा केस था इसमें, तो इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस। इसमें जो है ये इस केस के थ्रू जो डिसीजन इसका इस केस के थ्रू ये बात पदोन्नति की उठती है और डिसीजन आता है 1992 में और जो है ये लागू हो जाता है 1995 में। ये मामला पदोन्नत से है, जो बैकवर्ड अनुसूचित जात जनजाति हैं इन सबके पदोन्नत से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला। राजीव गांधी द्वारा किस सन में चंडीगढ़ पंजाब को दिया गया था? कब दिया गया था? क्योंकि जो है ये चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा को लेकर के चंडीगढ़ को लेकर के पंजाब और हरियाणा के बीच में विवाद चल रहा है। हरियाणा कहता चंडीगढ़ हमारे राज्य में आना चाहिए और पंजाब कहता हमारे में आना चाहिए। तो उसी को लेकर क्या किया राजीव गांधी ने एक बार क्या किया था कि इसको जो है किसके पंजाब को दे दिया था, पंजाब के सुपुर्द कर दिया था कि ठीक है आप ये आपका हुआ। तो ये कब, लेकिन उस पर अभी अमल हुआ नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा डिसीजन राजीव गांधी ने दे दिया था। तो कौन सा है ये? ऑप्शन देख लेते हैं। 1980 में, 1982 में, 1985 में, 1986 में। तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1985 में राजीव गांधी ने बोला था कि जो है ये चंडीगढ़ जो है पंजाब के क्षेत्र में आ जाएगा, पंजाब राज्य में जुड़ जाएगा। लेकिन अभी उस पर अमल कुछ हुआ नहीं, विवाद इनका जारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? पदों में उन्नत से संबंधित है या बैकलॉग से संबंधित है या आरक्षण से संबंधित है या सभी से? तो जो ये 21वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है? बैकलॉग से संबंधित है। अब ये बैकलॉग होता क्या है? बैकलॉग जैसे कहता है कि जितनी भी सीटें जो 50% सीट्स जाति, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग इन सब के लिए जो भी आरक्षित हैं, तो यदि उनकी एक साल में भरपाई नहीं हो पा रही, यानी कि जो है जब पदों को भरा गया उसमें कुछ स्थान खाली रह गए हैं, अभी वो पूरी तरह से भर नहीं पाए हैं, तो अगले साल की जब जो रिक्तियाँ निकलेंगी 50%, तो वो 50% में ये बची हुई रिक्तियाँ जो है नहीं जोड़ी जाएंगी। वो जो 50% की नई रिक्तियाँ होंगी वो अलग भर्ती होंगी और जो ये बैकलॉग बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ बैकलॉग है इसकी भर्तियाँ अलग होंगी। तो समझ में आ गया कि जो 50% प्लस बैकलॉग, इसका मतलब ये निकल रहा मोटा मोटा कि 50% नई भर्तियाँ प्लस पिछले साल की बची हुई भर्तियाँ, तो इन दोनों को मिलाकर के भर्तियाँ की जाएंगी, यानी कि बैकलॉग को लैप्स नहीं होने दिया जाएगा। तो इससे संबंधित है। आगे देखते हैं। किस समिति ने स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंघवी समिति ने, पीके थुंगन समिति ने, मेहता समिति ने या स्वर्ण सिंह समिति ने? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पीके थुंगन समिति ने कहा था कि जो ये स्थानीय सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ऐसा इन्होंने ये सिफारिश इन्होंने की थी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 82वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? पदोन्नत में आरक्षण से, पदोन्नत में नरमी से, नौकरी में आरक्षण से या कोई नहीं? तो ये क्या कह रहा है कि किससे संबंधित है? जो 82वां संविधान संशोधन है ये संबंधित किससे है?
तो 82वां संविधान संशोधन है, 82nd संशोधन जो है ये पदोन्नत में नरमी से है। और ये आता कब है? ये आता है 2000 में। 2000 में इसका जो है 2000 में संशोधन किया गया है। और ये कहता क्या है कि जो ये अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और पिछड़ा वर्ग हैं, इनकी पदोन्नति का जो क्राइटेरिया होता है, इनके लिए थोड़ा लेवल उसका कम होना चाहिए। मतलब नरमी बढ़ते जो सिस्टम है वो इन लोगों के साथ नरमी बढ़ता है, यानी कि इनका लेवल थोड़ा सा नीचे कर दें। तो पदोन्नत में नरमी की बात करता है, यानी कि अगर जनरल जो अनरिजर्व्ड कास्ट है उसका लेवल ऊपर है तो उस अनरिजर्व्ड कास्ट से इनका लेवल नीचे रहेगा। ये बात कहता है कि इनका लेवल जो है पदोन्नत में नीचे रहेगा, जो आरक्षित वर्ग है उसका। ठीक है, तो पदोन्नत में नरमी से बात करता है। 82वां संशोधन 2000 में आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 73rd संशोधन किस पर लागू नहीं होता? जो 73rd संशोधन हुआ था ये लागू किस पर नहीं होता है? पिछड़ा वर्ग पे नहीं होता, या अनुसूचित जनजाति पे नहीं होता, या अनुसूचित जाति पर नहीं होता, या आदिवासियों पर नहीं होता है। तो जो 73rd संशोधन है ये आदिवासियों पे लागू नहीं होता है, क्योंकि इनका क्या है, रहन सहन, वेशभूषा, ज़रूरतें सब अलग सी हैं। तो ये 73rd संशोधन इन पे लागू नहीं होता है। जो आदिवासी हैं इस क्षेत्र में ये संशोधन 73rd में होता क्या है? 73rd संशोधन में जो ये ग्राम पंचायत आती हैं वो हुई थी ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत का प्रोविज़न किया गया है 73rd के द्वारा। और 74th के द्वारा नगर पालिकाएँ जो शहरी क्षेत्रों में हैं, है ना, नगर पालिकाएँ, इनका प्रोविज़न किया है। तो 73rd जो है ये किस में लागू नहीं होगा? ये अनुसूचित जो आदिवासी हैं इन पर, आदिवासी इलाके हैं इन पर लागू नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत दिया गया है? आप आंसर करने की कोशिश करते रहें। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर करते रहिए। तो शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत दिया गया है? ऑप्शन है 81st या 82nd या 84th या 86। तो शिक्षा का अधिकार जो है 86th संशोधन द्वारा जो है ये दिया गया है। और ये आता कब है? 2002 में आता है। 2002 में आता है। और अनुच्छेद 21A के तहत ये दिया गया है। 21 में क्या है? जीवन का अधिकार है। 21A में शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार दिया गया संशोधन के द्वारा। जो ये 86वां संशोधन है इसके द्वारा इसको ए को जोड़ा गया है। 21 तो पहले से था, 21 में ए जोड़ दिया गया, तो ये शिक्षा का अधिकार से संबंधित आर्टिकल बन गया है। देखते हैं अगला। संविधान को 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं? जो 11वीं अनुसूची है उसमें संविधान के द्वारा, यहाँ पर को नहीं होगा, ने होगा, तो देख लेते हैं। संविधान ने 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए हैं? तो 11वीं अनुसूची संबंधित किससे है? ये है ग्राम पंचायत से संबंधित। एक तो ये बात ध्यान रख लीजिए। और तो इसमें सब्जेक्ट कितने दिए गए हैं? ऑप्शन आपके सामने है 31, 21, 29, 39। तो जो 11वीं अनुसूची है ये ग्राम सभा से संबंधित है और इसमें 29 यानी कि 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। जीएसटी किस संशोधन के तहत आया? जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको बोलते हैं, है ना। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको माल एवं सेवा कर हिंदी में बोलते हैं, माल एवं सेवा कर, इंग्लिश में जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये हो गया। ये आता कब है? तो जो ये आता है 101 जो संशोधन होता है 101 इस संशोधन के द्वारा जो है आता है। और ये किया कब जाता है? 2016 में। ठीक है, 2016 में किया जाता है। इसके थ्रू ये आता है। ये है क्या? एकल कर, यानी कि पूरे देश में एक जैसा कर लागू किया जाएगा। तो ये एकल कर की बात करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है।
और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सब क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार वित्त आयोग कितने साल में नियुक्त करती है? 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में जो है, या 3 साल में? तो राज्य सरकार द्वारा जो वित्त आयोग गठित किया, राज्य वित्त आयोग, एक्चुअली यहाँ पर राज्य होगा, राज्य वित्त आयोग, ये क्या करता है? राज्य वित्त आयोग जो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है तो उसके जो है फाइनेंशियल जो है रिलेशन को देखता है। तो राज्य वित्त आयोग इसका नाम है पूरा, राज्य वित्त आयोग। तो ये राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है। तो कितने साल में गठित होता है, या राज्य सरकार कितने साल में गठित करती है? तो इसका प्रोविज़न दिया गया है, ये 5 साल में, हर 5 साल में इसका गठन होगा। राज्य सरकार द्वारा करेगी और राज्य वित्त आयोग है ये करेगी। ये नगर पालिका ग्राम पंचायत के बीच में जो है जो फाइनेंशियल रिलेशन है, जो वित्त का बंटवारा है उसको देखेगी। एक तरफ तो ऐसे देखते हैं, एक तरफ जो राज्य और लोकल गवर्नमेंट के, राज्य द्वारा लोकल गवर्नमेंट को वित्त सहायता, वित्तीय जो है अनुदान दिया जाता है उसको भी देखेगी। तो ये नगर पालिका और ग्राम पंचायत के वित्तीय रिलेशन को देखती है, वित्तीय मामले को जो देखती है, वित्तीय बंटवारे को देखती है। ऑप्शन बी सही हो गया, 5 साल में होती है गठित। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का मनोनयन समाप्त किया गया किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? संवैधानिक संशोधन 101 के तहत, 102 के तहत, 103 के तहत, 104 के तहत। तो किसके द्वारा किया गया है इसको समाप्त? ऑप्शन, अगर यदि आपको आंसर पता है तो वहाँ पर आंसर करते रहिए। तो जो भारतीयों का मनोनयन है इसको 104 के तहत समाप्त किया गया है। और अब ये जो है 25 जनवरी 2020 से लागू हो जाता है। कब से? 25 जनवरी 2020 से ये लागू हो जाता है। और अब कोई जो राज्य की विधानसभाएं हैं और लोकसभा है, इसमें कोई भी आंग्ल भारतीयों का मनोनयन नहीं होगा। जो 2019 तक जो आ गए हैं, चुन लिए गए हैं, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और बस उसके बाद कोई आंग्ल भारतीयों को मनोनयन नहीं किया जाएगा। तो ये 2004 के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74th संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? आदिवासियों से, पंचायतों से, नगर पालिकाओं से, राज्य वित्त आयोग से। तो किससे संबंधित है? अभी मैंने चर्चा की थी। तो ये जो 73rd ग्राम पंचायत से है और 74th संशोधन नगर पालिकाओं से है। शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिकाएँ का प्रोविज़न किया गया उससे संबंधित है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2000 में संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए जो है इसका एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 2000 में की जाती है। और ये 11 सदस्यीय एक टीम होती है, मतलब 11 सदस्यीय जो है आयोग, इसमें 11 सदस्य होते हैं और MN वेंकटचलैया इसके अध्यक्ष होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा मत करिए। MN वेंकटचलैया कौन है? इसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष थे। ठीक है, 2000 में की जाती है। और ये इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC इसको ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं। फुल भी बता दिया मैंने, तो अगर आप जो है इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 2000 में आयोग का गठन होता है, राष्ट्रीय आयोग का गठन होता है। किसके लिए? संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहरी क्षेत्र की परिभाषा क्या है? जब क्या होता है कि हमें नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायत बनानी होती हैं, तो जो बहुत कस्बे जैसे होते हैं तो उनको देख के समझ में नहीं आता ये गांव है कि नगर है, शहर है। तो वहाँ पे क्या होता है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसको शहर के क्राइटेरिया में रखें या गांव के। तो शहरी क्षेत्र की एक परिभाषा दे दी गई है, उसको डिफाइन कर दिया गया कि उसके अंदर क्या क्या विशेषताएँ होंगी, तब जो है ये शहर कहलाएगा, और क्या क्या विशेषताएँ नहीं होंगी तो ये गाँव कहलाएगा। तो शहरी क्षेत्र की क्या परिभाषा है?
तो कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो और 75% रोजगार जो पुरुष जो है रोजगार कर रहे हों, उपरोक्त सभी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसको पूरा सुन लो क्योंकि आज क्वेश्चन ऐसा है तो कल दूसरे क्राइटेरिया पूछ लेगा। तो इसमें क्या है कि एक तो 5,000 जनसंख्या वहाँ कम से कम हो, 75% जो है पुरुष रोजगार में लगे हों और जो है वो क्या हो, गैर खेती यानी खेती संबंधित रोजगार ना हो। तो किसानी, गैर खेती कह लो, गैर किसानी जो किसानी से रिलेटेड किसान जो ये फार्मिंग है किसानी से रिलेटेड वो नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है 75% पुरुष की बात हो रही, महिला की नहीं। 75% जो है पुरुष गैर किसानी के कामों में जो है क्या हो, इन्वॉल्व हो, लगे हों। एक तो ये क्राइटेरिया ये भी सही है, ये भी सही है। और एक और क्या हो जाता है कि 400 क्या होता है 400% प्रति स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर में घनत्व कितना हो, कम से कम 400 लोगों का हो। ऐसा नहीं कि बहुत एक घर यहाँ बना है एक घर वहाँ बना है, ऐसा नहीं है। पर 100 इसको जो है 400 पीपल कैसे पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हों। तो ये इसका 3 जो है क्राइटेरिया हैं। अगर ये तीनों क्राइटेरिया वहाँ पर मिल रहे हैं तो ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा, शहरी क्षेत्र में उसको रख दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 43वां संशोधन कब किया गया? 1977 में, 1975 में, 1976 में या 1979 में? कब किया गया? तो जो 43वां संविधान संशोधन है ये किया जाता है 1977 में, ये संशोधन किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो जनता पार्टी सरकार आती है तो जो इंदिरा जी ने बहुत सारे चेंजेस किए थे 42nd संशोधन करके, तो एक प्रकार से उसको लघु संविधान बोला गया था, इतने ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे। तो जो उसमें से बहुत ही ज़्यादा चेंजेस किए गए थे, यानी कि जो संविधान की एक कायाकल्प को ही पलट दिया था, तो उसमें 6 लेखों को निरस्त करके जनता पार्टी ने इसमें 6 लेखों को निरस्त करके और संविधान के जो एक पहले से जो फीचर्स थे उनको रिस्टोर किया था। इस 1977 में ये किया था, किसके 43वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा ये किया गया था। और ये किया क्यों गया था? क्योंकि जो 42nd अमेंडमेंट था उसने संविधान में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे। तो उन चेंजेस को फिर से जो संविधान को प्रारूप को बदला गया था बहुत ज़्यादा, तो उस संविधान के पहले वाले प्रारूप को वापस लाने के लिए और तो है ये चेंजेस किए गए थे। 6 लेखों को निरस्त किया गया था इस संशोधन के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जो है 39 संशोधन का कारण क्या था? ऑप्शन है जो 39 संशोधन था उसका कारण क्या था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय या न्यायाधीशों की नियुक्ति या उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं। तो जो 39 संशोधन था ये इसका कारण ये था कि जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय ये था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कह दिया कि किसी जो एक नेता थे, समाजवादी नेता थे, तो उन्होंने एक याचिका दायर की कि इंदिरा जी ने जब ये लोकसभा का चुनाव लड़ रही थे तो इन्होंने सरकारी अधिकारी और सरकारी रिसोर्स को चुनाव प्रचार के लिए यूज किया। तो फिर जो है इलाहाबाद ने अपना जांच पड़ताल की और चीज़ों को सही पाया कि आरोप तो सही है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब सरकारी रिसोर्स और सरकारी अधिकारियों को चुनाव प्रचार करके इंदिरा जीती हैं तो जो इनका निर्वाचन है वही अवैध है, बोल दिया वही अवैध है। अभी तो पीएम थी, इनका निर्वाचन ही अवैध हो गया। अब इनको क्या था, 6 महीने के अंदर या तो दोबारा ये इलेक्शन जीत करके आएँ या फिर ये प्रधानमंत्री पद से अपने आप हट जाएंगी। तो जो है और ऊपर से इन पर केस चलने लगे तो उसमें और भी काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शन हो गई कि आप इस समय तक ये नहीं कर सकते, लोकसभा में सुनवाई नहीं कर सकते, मतलब कुछ आप अपना पक्ष नहीं रख सकते, ये सब बहुत सारी बातें होने लगती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि
ये मामला यहाँ उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट ने थोड़ा सा उसमें स्थगन देता है कि इस टाइम तक स्थगन, और उसी समय के बीच में इन्होंने ये 39 संशोधन करके क्या कर दिया, इन्होंने उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, इन चारों को जो है न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया कि अगर इन चारों के बारे में कोई विवाद उठता है तो वो न्यायपालिका के दायरे से बाहर होगा। ये इन्होंने इसमें किया था। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, है ना, इन चारों को न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर कर दिया था, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था, दायरे से बाहर कर दिया था कि अगर इन पे कोई विवाद होता है तो वो अपना संसद देख लेगी, न्यायपालिका को बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इन चार लोगों के बारे में। तो ये जो हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय था, यही कारण था कि ये 39 संशोधन करना पड़ा इंदिरा जी को अपने बचाव के लिए। ठीक है, तो पीछे की जब स्टोरी समझेंगे तभी चीज़ें जो है, फैक्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तो क्वेश्चन अपने आप एग्ज़ाम्स में होते रहते हैं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, आज यहाँ पूछा है, थोड़ा सा और कुछ घुमा के पूछ देगा। अगर आपको सारी स्टोरी पता है उसके पीछे की तो बहुत अच्छी बात है, आप कैसे भी क्वेश्चन आए आप कर लेंगे। आगे देखते हैं। 23rd क्वेश्चन कह रहा है, आदिवासी क्षेत्र में पंचायत गठन के लिए अधिनियम कब पारित हुआ? क्योंकि जो 73rd अधिनियम था वो आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता, वो हमने अभी पहले कुछ देर पहले जो है कराया है अभी क्वेश्चन में। तो जो वहाँ पर पंचायत गठन के लिए फिर से जो है अधिनियम कब पारित हुआ, तो कब हुआ? 1994 में या 1995 में या 1996 में या 1997 में। तो ये अधिनियम जो है पारित होता है 1996 में। और इसमें ये कहा जाता है कि ठीक है, जो वहाँ की इंडिजीनस राइट्स हैं, जो वहाँ की प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, वो सब वैसे ही रहेंगी, बस उसका एक जो है निर्वाचन के द्वारा एक वहाँ पर जो है ग्राम प्रधान एक निर्वाचित किया जाएगा, पंचायत जो है एक गठित की जाएगी, और वही लोग उसको सब जो वहाँ के राइट्स हैं, इंडिजिनस राइट्स हैं या फिर प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको वो सब देखेंगी, देखभाल उनकी करेंगी। तो मतलब उनके अधिकारों से छेड़छाड़ न करते हुए उनके लिए एक अलग अधिनियम बना करके और वहाँ पर पंचायत का गठन कर दिया गया। कब? 1996 में। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो है 61st अमेंडमेंट, जो 61st संशोधन था 1989, किससे संबंधित है? आप बताइए, पता होगा, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सिविक पढ़ रहे हैं, तो पता तो होगा ही। तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, शादी की उम्र से, मतदान की उम्र से, चुनाव लड़ने की उम्र से या उपर्युक्त सभी। किससे संबंधित है? ये जो है मतदान की उम्र से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इस जो 61st संशोधन है 1989 के द्वारा क्या होता है, मतदान की उम्र क्या हो जाती है, 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है ना। 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाती है, यानी कि 18 वर्ष में जो है वयस्क बन जाते हैं आप। वयस्क की अडल्ट में आपकी काउंटिंग होने लगती है। जैसे आप 18 साल कंप्लीट करते हैं, इसीलिए 18 साल के बाद लाइसेंस, 18 साल के बाद वोटिंग, राइट टू वोट, ये सब चीज़ें आपको 18 साल के बाद ही मिलती हैं, है ना। तो ये 18 साल जो क्या है, वयस्क बनने का क्राइटेरिया है। तो ये है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस अनुच्छेद में पंचायत के कार्य बताए गए हैं? किस अनुच्छेद में पंचायत के कार्य और जिम्मेदारियां बताई गई हैं? ऑप्शन है 243G, 243H, 243J, 243P। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 240G में जो है पंचायत के कार्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, और जो है ये पंचायत के कार्यों के बारे में बताता है, और ये जो है डिपेंड करता है राज्य पर कि राज्य कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने कार्य जो है पंचायत को ट्रांसफ़र करेगा, ये राज्य पर डिपेंड है। तो अलग अलग जो राज्य होते हैं वो अलग अलग तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शन अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने राज्य में पंचायतों को ट्रांसफ़र करते हैं। ये राज्य की यहाँ पर मर्जी चलती है, राज्य पर ही डिपेंड करता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत मैंने NCERT से इनको जगह जगह से उठाए हैं। तो ये समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चन सोने के क्वेश्चन हैं आपके लिए। तो इनको बढ़िया से नोट्स बनाइए और अलग बनाइएगा इनके नोट्स।
जो कहीं आप और पढ़ाई कर रहे होंगे उनके नोट्स होंगे उनमें इनको मिक्स मत करिएगा, इनको अलग बनाइए। सबसे पहले इनको 100% मेमोराइज़ कीजिए, उसके बाद जितना पढ़ाई कर लो उतना अच्छा ही है। तो ये समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं होती है। ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी यूजफुल लगी हो, क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, कल फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।